विश्व इतिहास अध्याय एक पुनर्जागरण पृष्ठभूमि विद्वानों ने विश्व के इतिहास को 3 भागों में बांटा है। प्रारंभ से 5वीं शताब्दी तक प्राचीन काल माना जाता है। यह युग रोम तथा यूनान की उन्नति का युग था। इस युग में मनुष्य सुखी था। धर्म का प्रभाव अभी तक मनुष्य जीवन पर स्थापित नहीं हुआ था तथा सामंती दुर्गुणों से भी यह काल मुक्त था। अतः प्राचीन काल को मनुष्य की खुशहाली तथा गौरव का युग माना जाता है। वस्तुतः 3वीं शताब्दी में रोमन साम्राज्य 2 भागों पूर्वी एवं पश्चिमी में विभाजित हो गया। पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया एवं पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम थी। जर्मन आक्रमणकारियों द्वारा पश्चिमी रोमन साम्राज्य पर निरंतर आक्रमण के फलस्वरूप 5वीं सदी 477 में इस साम्राज्य का विघटन हो गया। यहीं से यूरोप में सामंतवाद की शुरुआत मानी जाती है। पूर्वी रोमन साम्राज्य ने 1453 तक अपना अस्तित्व बचाए रखा। रोम और यूनान की संस्कृतियों के पतन के साथ ही मध्य युग का आरंभ होता है। यह युग लगभग 14वीं सदी तक माना जाता है। मध्य युग को अंधकार का युग कहा जाता है क्योंकि इस काल के यूरोपीय राज्यों में सामंती प्रथा का दबदबा कायम हो गया, बौद्धिक प्रगति एवं वैचारिक स्वतंत्रता का मार्ग अवरुद्ध हो गया, मनुष्य जीवन पर धर्म का अत्यधिक प्रभाव स्थापित हो गया तथा जन्म से मृत्यु तक मनुष्य जीवन धर्म के गतिहीन चक्र से जुड़ गया और परलोक को अधिक महत्व दिया जाने लगा। कुल मिलाकर मनुष्य जीवन पर चर्च का नियंत्रण स्थापित हुआ और अब सत्य वही था जो चर्च कहता था। 14वीं से 16वीं सदी के यूरोप में एक नई चेतना दृष्टिगत होती है। इस नवीन चेतना ने को मनुष्य मध्यकालीन अंधकार समाप्त कर प्राचीन गौरव को पुनः स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार उदित हुई इस नई चेतना को पुनर्जागरण कहा गया। अर्थ पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ है फिर से जागना, किंतु यह किसी सोए हुए व्यक्ति का निद्रा से जागना नहीं बल्कि समस्त मानव का जागृत होना है। वस्तुतः यूरोप में 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व यूनानी रोमन साम्राज्य में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, पाइथागोरस जैसे अनेक विचारकों ने मानव विकास के अनेक आयामों को प्रस्तुत किया था तथा जिसका मध्य युग में पतन हो गया था। वे पुनः 13वीं सदी के बाद सुषुप्तावस्था से जागृत अवस्था में लौट आए। प्राचीन यूरोप की प्रेरणा के आधार पर आधुनिक यूरोप के निर्माण को प्रारंभ में पुनर्जागरण के नाम से अभिहित किया जाता है। यद्यपि इस काल में प्राचीन गौरव को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया गया, किंतु यह पुरातन व्यवस्था को ज्यों का त्यों स्थापित करने तक सीमित नहीं था वरन उसमें आवश्यक परिवर्तन कर उसे पुनः स्थापित करना था। पुनर्जागरण सिर्फ प्राचीन यूनानी एवं रोमन उपलब्धियों की याद ताज़ा करने का नाम मात्र नहीं है बल्कि पुनर्जागरण उन लौकिक प्रवृत्तियों के पुनरुत्थान का नाम है जिसमें मानव पर बल दिया गया। पुनर्जागरण काल के चिंतकों ने शास्त्रीय पुस्तकों, ग्रीक एवं लैटिन साहित्य का नए तरीके से इस्तेमाल किया। इस प्रकार विश्व तथा मानवता की सत्ता के बारे में वैज्ञानिक खोज की भावना से प्रेरित होकर तर्कपूर्ण चिंतन पद्धति को प्रस्तुत किया। पुनर्जागरण कोई अचानक घटित घटना नहीं थी बल्कि यह एक दीर्घकालीन प्रक्रिया का परिणाम था। पुनर्जागरण कोई राजनीतिक अथवा धार्मिक आंदोलन न होकर मानव की एक विशिष्ट चेतना थी। मोटे तौर पर यूरोपीय इतिहास के संदर्भ में 14वीं से 16वीं शताब्दी 1350 से 1550 ईस्वी के बीच का काल पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है जिसका आरंभ इटली में हुआ और 16वीं सदी तक यूरोप के कई क्षेत्रों में इसका प्रसार हो गया। पुनर्जागरण में एक ओर जहां प्राचीन यूनान एवं रोम की सभ्यताओं को मुड़कर देखा गया वहीं दूसरी ओर एक उदार भविष्य के निर्माण की आधारशिला भी रखी गई। इसने ऐसे समाज की स्थापना को प्रोत्साहित किया जहां मनुष्य मध्ययुगीन बंधनों से अपने को मुक्त कर सके तथा धर्म केंद्रित समाज की जगह मानव केंद्रित समाज की स्थापना हो। पुनर्जागरण के कारण पुनर्जागरण किसी एक घटना का परिणाम नहीं था बल्कि यह लगभग 2 शताब्दियों के सम्मिलित मानव प्रयासों का परिणाम था। पुनर्जागरण के लिए निम्नलिखित कारणों को उत्तरदायी माना जाता है: धर्मयुद्ध,
ईसाई धर्म के पवित्र तीर्थ स्थल यरूशलेम को लेकर मुसलमानों, सेल्जुक तुर्कों एवं ईसाइयों के बीच हुए युद्ध को धर्मयुद्ध क्रूसेड कहा गया। यह युद्ध 11वीं से 13वीं सदी के मध्य हुआ। इन धर्मयुद्धों के बौद्धिक, सामाजिक और आर्थिक परिणाम अत्यंत महत्वपूर्ण हुए। धर्मयुद्धों के कारण यूरोपवासियों को पूर्व के विद्वानों के साथ संपर्क में आने का मौका मिला, जिससे उन्हें पूर्वी देशों की तर्क शक्ति, प्रयोग पद्धति तथा वैज्ञानिक खोजों की जानकारी मिली। अरस्तु के वैज्ञानिक ग्रंथ, अरबी अंक, बीजगणित, कागज पश्चिमी यूरोप में धर्मयुद्धों के माध्यम से पहुंचे। धर्मयुद्ध की असफलता के कारण पोप व चर्च की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा। सामंतवाद का पतन। धर्मयुद्धों ने यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था पर चोट कर उसके पतन के मार्ग को प्रशस्त किया। व्यापार वाणिज्य का विकास। यूरोपीय व्यापारी यरूशलेम एवं एशिया माइनर के तटों पर बसे, परिणामस्वरूप व्यापार में वृद्धि हुई। व्यापारिक आवश्यकताओं से परिचालित होकर पूर्वी देशों के साथ उनके व्यापारिक संबंध बने। फलतः वे वहां के विचारों एवं प्रगतिशील तत्वों से परिचित हुए। व्यापारिक संबंधों ने कई अंतर्राष्ट्रीय शहरों को जन्म दिया, वेनिस, मिलान, फ्लोरेंस आदि। व्यापार के विकास से पूंजीपति वर्ग का उद्भव हुआ। नए पूंजीपति वर्ग सामंतों को मिलने वाले विशेषाधिकारों की मांग करने लगा, फलस्वरूप पूंजीपति सामंत संघर्ष का सूत्रपात हुआ। इस संघर्ष में चर्च ने सामंतों का साथ दिया। फलतः पूंजीपति वर्ग सामंतों के साथ चर्च का भी विरोधी बन गया। चर्च लेने को पाप मानता था, अतः व्यापारियों ने इसका विरोध किया। समृद्ध व्यापारियों ने कला साहित्य के अनेक विद्वानों को प्रश्रय दिया। फलतः प्राचीन ज्ञान एवं साहित्य का पुनः अन्वेषण शुरू हुआ। कुस्तुनतुनिया का पतन। 1453 ई में तुर्कों ने पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। फलतः वहां मौजूद बहुत से लेखक, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कलाकार इटली, फ्रांस, जर्मनी की तरफ पलायन कर गए और अपने साथ वे प्राचीन यूनानी एवं रोमन ज्ञान, विज्ञान और चिंतन पद्धति को भी ले गए। वस्तुतः कुस्तुनतुनिया यूरोप तथा पूर्वी देशों को जोड़ने वाली कड़ी था और कुस्तुनतुनिया पर ऑटोमन तुर्कों का अधिकार हो जाने से यूरोपीय व्यापारियों के लिए यह मार्ग अवरुद्ध हो गया। फलत नवीन व्यापारिक मार्गों की खोज आवश्यक हो गई। इस नई परिस्थिति के कारण अनेक खोजों ने पुनर्जागरण चेतना को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भौगोलिक खोजें। पुर्तगाल एवं स्पेन के नाविकों जैसे वास्को डी गामा, कोलंबस आदि ने अनेक नवीन जल मार्गों की खोज की। 1486 में बार्थोलोम्यू डियाज ने अफ्रीका के दक्षिणी छोर की खोज की तो 1492 में कोलंबस अमेरिकी तट पर पहुंचा। 1498 में वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप से होते हुए भारत के कालीकट में पहुंचा। इन भौगोलिक खोजों ने विभिन्न देशों में वैचारिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। इससे व्यक्ति की चिंतन शक्ति का विकास हुआ। मानव की क्षमता तथा उसके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। कागज एवं मुद्रण प्रणाली का आविष्कार। मध्य युग में अरबों के माध्यम से यूरोपवासियों ने कागज बनाने की कला सीखी। 12वीं शताब्दी में अरब के लोगों ने यूरोप को चल मुद्रण की उन तकनीकों से परिचित कराया जिनका विकास 11वीं सदी में चीनियों द्वारा किया गया था। 15वीं शताब्दी के मध्य में जर्मनी के गुटेनबर्ग नामक व्यक्ति ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया और फिर धीरे धीरे इटली, जर्मनी, स्पेन तथा फ्रांस में इस यंत्र का प्रयोग होने लगा। इस कागज और मुद्रण तकनीक के विकास ने ज्ञान पर विशिष्ट लोगों के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। पुस्तकों में ऐसा लिखा है कहकर अब जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता था, क्योंकि अब पुस्तकें सर्वसुलभ थीं। अब बाइबल का अनुवाद स्थानीय भाषाओं में होकर उसका मुद्रण होने लगा। केवल पादरी और धर्माचार्यों का उस पर अधिकार नहीं रहा। अब मनमाने ढंग से वे उसकी व्याख्या नहीं कर सकते थे, क्योंकि सर्वसाधारण को बाइबल उनके समझने लायक भाषा में ही उपलब्ध हो गई थी। इस प्रकार सत्य सत्ता की पुत्री नहीं रह गई, अपितु काल की पुत्री हो गई। मंगोल साम्राज्य का उदय 13वीं शताब्दी में कुबलाई।
खां ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना मध्य एशिया में की। इसमें रूस, पोलैंड, हंगरी शामिल थे। उसका दरबार पूर्व और पश्चिम के विद्वानों का मिलन स्थल था। प्रसिद्ध वेनिस यात्री मार्को पोलो 1272 ई में कुबलई खां के दरबार में आया था। उसके यात्रा विवरण ने यूरोपवासियों के मानस को उद्वेलित कर दिया। शिक्षा एवं साहित्य का विकास। यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों की स्थापना होने लगी थी। स्पेन में विश्व प्रसिद्ध कार्डोवा विश्वविद्यालय ने यूरोप में नवीन विचारों का प्रचार किया। उनके साहित्यकारों जैसे दांते, पेट्रोक, टॉमस मूर ने प्राचीन ग्रंथों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद कर सांस्कृतिक गौरव को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। इटली से ही पुनर्जागरण का सूत्रपात क्यों? इटली की भौगोलिक स्थिति अनुकूल थी। वह भूमध्य सागर के मध्य में स्थित था, अतः इटली व्यापार का केंद्र बना। व्यापारिक केंद्र होने से भौतिक संपन्नता आई और इस संपन्नता ने सांस्कृतिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया। व्यापारिक गतिविधियों के कारण मिलान, नेपल्स, फ्लोरेंस, वेनिस आदि नगरों की स्थापना हुई। उन बड़े नगरों में संग्रहालयों, सार्वजनिक पुस्तकालयों, नाट्यशालाओं की स्थापना संभव हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी संस्थाओं के विकास करने की क्षमता नहीं होती है। इटली की समृद्धि से व्यापारिक मध्यम वर्ग का उदय हुआ। इसने सामंतों और पोप की परवाह करना बंद कर दिया। समृद्ध व्यापारिक वर्ग ने साहित्यकारों, कलाकारों को प्रश्रय दिया। इनमें दांते, पेटाक, एंजेलो, लियोनार्दो आदि प्रमुख थे। इन विद्वानों ने पुनर्जागरण चेतना का प्रसार किया। इटली में व्यापार के विकास के साथ नई प्रकार की शिक्षा का विकास हुआ, जिसमें व्यावसायिक ज्ञान, भौगोलिक ज्ञान आदि को महत्व दिया गया, जबकि उत्तरी यूरोपीय विश्वविद्यालयों में धर्मशास्त्रों के अध्ययन पर ही विशेष बल दिया जाता था। रोमन विधि, चिकित्सा जैसे धर्मनिरपेक्ष उपयोगी शिक्षा के कारण इटली में पुनर्जागरणकालीन चेतना का विकास हुआ। प्राचीन रोमन साम्राज्य के अवशेष इटली में विद्यमान थे, क्योंकि रोम इटली का ही प्रमुख नगर था। वस्तुतः इटालियन नगर में प्राचीन गौरवपूर्ण साम्राज्य के अवशिष्ट चिन्ह थे, जो इटालवी मानस पर गहरा प्रभाव डालते थे। यही वजह है कि प्राचीन रोमन संस्कृति पुनर्जागरण का प्रेरणा स्रोत बनी, जिसे दांते की रचनाओं में देखा जा सकता है। पोपो इटली में रोम के वेटिकन स्थान पर पोप का निवास था, जो ईसाई जगत का प्रधान था। कुछ ने पुनर्जागरण की भावना से युक्त होकर विद्वानों, कला एवं साहित्य को संरक्षण प्रदान किया। उनमें एक प्रमुख था पोप निकोलस पंचम, जिसने वेटिकन पुस्तकालय की स्थापना की। राजनैतिक दृष्टि से भी इटली पुनर्जागरण के लिए उपयुक्त था, क्योंकि उत्तरी इटली में स्वतंत्र नगर राज्यों का विकास हो गया था और सामंती प्रथा भी अधिक दृढ़ नहीं थी। फलतः उदारवादी एवं स्वतंत्र विचारों के विकास का माहौल तैयार हुआ। कुस्तुनतुनिया यूनानी विद्वानों का प्रमुख केंद्र था। 1453 ई में वहां तुर्की का आधिपत्य हो जाने से ये विद्वान वहां से अपने प्राचीन ग्रंथ और महत्वपूर्ण पुरातात्विक सामग्री लेकर भागे और सर्वप्रथम इटालवी नगरों में प्रश्रय लिया। इन नवागत विद्वानों की संख्या इतनी अधिक थी कि लगता था यूनान का पतन नहीं हुआ, अपितु उसका इटली में प्रवचन हो गया। इनमें से अनेक विद्वान इटली के स्कूल तथा विश्वविद्यालयों में शिक्षक नियुक्त हुए और इस वर्ग ने नवीन चेतना के प्रसार में महती भूमिका निभाए। इटली अनेक विद्वानों जैसे दांते, गियोटो, पेट्रार्क, लियोनार्दो दा विंसी की जन्मस्थली रही। दांते ने डिवाइन कॉमेडी नामक ग्रंथ लिख स्वतंत्रता तथा व्यक्तिवाद की भावना पर जोर दिया। पुनर्जागरण का स्वरूप, विशेषताएं, तत्व मानवतावाद। पुनर्जागरण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता मानवतावाद थी। मानवतावाद से तात्पर्य है मानव जीवन में रुचि लेना, मानव की समस्याओं का अध्ययन करना, मानव का आदर करना, उसके जीवन को सुधारने और उन्नत करने का प्रयास करना, अर्थात ईश्वर को नहीं बल्कि मनुष्य को केंद्र में रख चिंतन करना। वस्तुतः मानवतावाद पुनर्जागरण की आत्मा रही। पुनर्जागरण काल के चिंतकों और विचारकों ने परलोक चिंतन की बजाय इहलोक के जीवन को आनंदपूर्वक व्यतीत करने पर बल दिया।
जीवन का लक्ष्य लोगों की भलाई के लिए काम करना बताया। पेटाक को पुनर्जागरण काल का सबसे पहला मानवतावादी माना जाता है। उसने अंधविश्वासों एवं धर्माधिकारियों के जीवन प्रणाली की खिल्ली उड़ाई। इरास्मस का नाम भी मानवतावाद के क्षेत्र में अग्रणी है। उसे मानवतावादियों का राजा कहा जाता है। पुनर्जागरण की अभिव्यक्ति के विभिन्न क्षेत्रों में भी मानवतावाद के लक्षण स्पष्टतः देखे जा सकते हैं। साहित्यिक रचनाओं में मानव की समस्याओं को प्रमुखता दी गई। ईसा को ईश्वर नहीं मानवीय रूप में परिभाषित किया गया। चित्रकला के क्षेत्र में मानव की भावनाओं और संवेदनाओं को प्रदर्शित किया गया। मोनालिसा की मुस्कान इसका एक प्रमुख उदाहरण है। वैज्ञानिक खोजों का स्वरूप मानवीय उत्सुकताओं तथा आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में दिखाई पड़ता है। पिको डेला मिरांडोला ने लिखा, आदमी से अद्भुत कुछ भी नहीं है, मानव एक महान चमत्कार है। मानव को उसकी चिंतन शक्ति और बुद्धि के कारण समस्त प्राणियों का राजा घोषित किया गया। मनुष्य को सबसे महत्वपूर्ण प्राणी बताया गया क्योंकि मानव को अपनी इच्छानुसार चुनाव करने की स्वतंत्रता मिली हुई है। मानव जीवन को इस प्रकार महत्व दिए जाने से साहित्य व इतिहास अध्ययन के प्रमुख क्षेत्र बन गए। साहित्य एवं इतिहास को अब मानविकी कहा जाने लगा। व्यक्तिवाद पुनर्जागरण की लौकिक भावना का दूसरा महत्वपूर्ण स्वरूप है। एक व्यक्ति के महत्व को, उसकी अपनी समस्याओं को तथा उसकी विशिष्टता को समझा गया। मध्यकालीन कलाकार एवं साहित्यकार अपनी कृतियों पर अपने नाम का उल्लेख नहीं करते थे क्योंकि वे अपनी उपलब्धियों को ईश्वर की देन मानते थे। पुनर्जागरण चेतना ने व्यक्ति को उसके महत्व से परिचित कराया और इस काल के चित्रकारों, साहित्यकारों जैसे एंजल बोकासियो आदि ने हस्ताक्षरयुक्त कृतियों को प्रस्तुत किया। धर्मनिरपेक्षता पुनर्जागरण की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही। धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है धार्मिक आडंबरों और अंधविश्वासों को दूर रखना तथा मनुष्य के जीवन को धर्म के नियंत्रण से मुक्त कर लौकिक जीवन पर बल देना। पुनर्जागरण काल में लोगों के जीवन पर से धर्म का नियंत्रण कमजोर होना शुरू हुआ। आगे इसी का विकसित स्वरूप धर्म सुधार आंदोलनों में देखा जा सकता है। अब धर्मग्रंथों और ईश्वरीय विषयों के अतिरिक्त विविध प्रकार के ग्रंथों और विषयों का अध्ययन किया जाने लगा। साहसिक मनोभाव, जिज्ञासा तथा खोजी दृष्टि, मानवतावाद और व्यक्तिवाद पर बल देने के कारण मनुष्य की जिज्ञासा और खोजी दृष्टि को प्रोत्साहन मिला। व्यक्ति की क्षमता का महत्व बढ़ा और उसके कार्यों के लिए ईश्वर को उत्तरदायी न मानकर व्यक्ति की उपलब्धियों को माना गया। फलत मानव ने अपनी आवश्यकतानुसार साहसिक मनोभावों एवं आत्मविश्वास से मुक्त होकर अनेक भौगोलिक खोजों को जन्म दिया। सहज सौंदर्य की उपासना पुनर्जागरण की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। सहज सौंदर्य की उपासना पुनर्जागरणकालीन लोगों ने यूनानी और रोमन पूर्वजों की तरह मानव रूप का सौंदर्य के परिप्रेक्ष्य में गुणगान किया। मोनालिसा किसी सुंदरी अथवा राजकुमारी का चित्र नहीं है, लेकिन उस साधारण सी दिखाई पड़ने वाली महिला की रहस्यमय मुस्कान आज भी चर्चा का विषय है। मध्यवर्गीय चेतना पुनर्जागरण चेतना की जन्मस्थली इटली आर्थिक समृद्धि के कारण शहरी सभ्यता से युक्त थी। इटालवी शहरों में धनी व्यक्तियों, बैंकरों का जमावड़ा था जिन्होंने शिक्षा, साहित्य, कला, विज्ञान व शिक्षण संस्थाओं को प्रश्रय दिया। यह जनसाधारण के संरक्षण में नहीं बल्कि मध्यवर्गीय धनी लोगों के संरक्षण में बढ़ने वाली चेतना थी। धनी मध्यम वर्ग ने समाज में अपने प्रभुत्व की स्थापना के लिए चर्च, पोप व सामंतों की तरह साहित्य व कला को संरक्षण प्रदान किया। अपने स्वरूप में पुनर्जागरण चेतना चाहे मध्यवर्गीय रही हो किंतु प्रभावों के स्तर पर इसे मध्यवर्गीय मानना उचित नहीं है। बहुमुखी प्रतिभा का विकास इस काल में बहुमुखी प्रतिभा वाले व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं। लियोनार्डो दा विंसी बहुमुखी प्रतिभा से युक्त एक प्रमुख व्यक्ति था। वह महान चित्रकार के साथ साथ एक मूर्तिकार एवं स्थापत्यकार, गणितज्ञ, दार्शनिक, वनस्पति विज्ञान का ज्ञाता, मानव शरीर का विशेषज्ञ, भूगर्भ शास्त्री भी था।
माइकल एंजेलो भी चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर और कवि था। बुद्धिवादी स्वरूप पुनर्जागरण काल में आस्था की जगह बौद्धिकता को महत्व दिया गया। मानो तब जानो की जगह जानो तब मानो पर बल दिया गया। सभी तथ्यों को तर्क की कसौटी पर कसकर देखा गया। किसी सिद्धांत अथवा विचारधारा को सत्य प्रमाणित करने के लिए वाद विवाद के स्थान पर प्रयोग को अधिक प्रभावी माना जाने लगा। रीजा बेकन प्रयोगात्मक खोज प्रणाली का अग्रदूत था। प्रयोगों के आधार पर गैलीलियो ने कोपर्निकस के सिद्धांत को अकाट्य सिद्ध कर दिया। पुनर्जागरण की अभिव्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों में प्रभाव पुनर्जागरण चेतना की अभिव्यक्ति न केवल साहित्य, कला एवं विज्ञान अपितु मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हुई। साहित्य के क्षेत्र में प्रभाव मध्यकाल में लैटिन सुशिक्षित लोगों की भाषा थी जो सामान्य व्यक्ति की समझ से बाहर थी। पुनर्जागरण काल में लैटिन का अध्ययन तो बड़ा ही, साथ ही इटालवी, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश आदि भाषाओं में भी साहित्य का सृजन होने लगा। मध्यकाल में केवल धार्मिक विषयों से संबंधित साहित्य लिखे गए। पुनर्जागरण काल में साहित्य पर धर्म का अंकुश नहीं रहा। धर्म के स्थान पर मनुष्य के महत्व को स्वीकार करते हुए साहित्यकारों ने मानव जीवन को केंद्र बिंदु बनाया और इहलोक को परलोक से अधिक महत्व दिया। इस तरह साहित्य धर्म की चारदीवारी से मुक्त होकर सामान्य जन तक पहुंचा। मध्यकाल में केवल धार्मिक विषयों से संबंधित साहित्य का सृजन होता था, इसलिए आलोचना की कोई संभावना नहीं थी, किंतु पुनर्जागरण काल में यात्रा वृत्तांत, विज्ञान विषयों एवं कथाओं पर भी साहित्य लिखा जाने लगा। अतः आलोचना प्रधान साहित्य का भी आरंभ हुआ। मध्यकाल में केवल पद्य रचनाओं का सृजन होता था। पुनर्जागरण काल में शक्तिशाली गद्य शैली का विकास हुआ। नाटक विधा का सूत्रपात पुनर्जागरण काल में हुआ। इटालवी भाषा में सर्वप्रथम दांते ने डिवाइन कॉमेडी नामक महाकाव्य की रचना की, जिसमें उसने मानव प्रेम, देश प्रेम और प्रकृति प्रेम के बारे में लिखा। दांते के बाद पेट्रार्क ने लौकिक विषयों को आधार बनाकर लिखा। उसने यूनानी और रोमन साहित्य के प्रति अभिरुचि जगा दी और मानववादी विचारधारा को प्रोत्साहित किया। पेट्रार्क के शिष्य बुकासियो की प्रमुख कृति डेकमेरॉन है। यह 100 कहानियों का संग्रह है। बुकासियो को इटालवी गद्य का पिता कहा जाता है। कहानियों के माध्यम से इसने मानवता और दया का संदेश दिया। फ्रांसीसी साहित्य में विलो, रे बेलास, मोंटेन प्रमुख साहित्यकार हुए। मोंटेन को आधुनिक निबंध विधा का जनक माना जाता है। इन लेखकों ने परंपरागत नैतिकता, धार्मिक और सामाजिक मान्यता पर कटु व्यंग्य किए तथा मनुष्य के महत्व को अंगीकार किया। जोसेफ चौसर को अंग्रेजी काव्य का पिता कहा जाता है। उसने कैंटरबरी टेल्स की रचना की। चौसर ने लंबी कविता के रूप में सोनेट को जन्म दिया। पुनर्जागरण की भावना को अभिव्यक्त करने वाला प्रसिद्ध साहित्यकार टॉमस मूर था, जिसकी प्रसिद्ध रचना यूटोपिया है, जिसमें ब्रिटिश समाज एवं राज्य की दुर्बलताओं को चित्रित किया गया। स्पेन के सर्वेंटिस ने विश्व प्रसिद्ध डॉन क्विक्जो की रचना स्पेनिश भाषा में इसी काल में की। जर्मनी में मानवतावादी विद्वान रूडोल्फ एग्रीकोला और कॉनॉर्ड किल्ट्स आदि प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने मानवतावादी विचारधारा से ओतप्रोत जर्मन भाषा में रचनाएं की। हॉलैंड के टेरिडेरियस इरास्मस का नाम उल्लेखनीय है। इरास्मस को उसकी विद्वता, शैली और परिपक्व विचारों के कारण यूरोप का विद्वान कहा जाता है। उसने बाइबल का अनुवाद किया व अनेक ग्रंथों की रचना की, जिसमें इन द प्रेज ऑफ फोली, मूर्खता की प्रशंसा सर्वाधिक प्रसिद्ध है। पुर्तगाल में कैमोन्स ने वास्को डी गामा की खोज से प्रभावित होकर लुसियाड नामक महाकाव्य की रचना की। पुनर्जागरण काल में यूरोप के लगभग सभी देशों में प्रांतीय भाषाओं में मानवतावादी विचारों से ओतप्रोत रचनाएं हुई। इन रचनाओं ने विभिन्न भाषाओं के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। कला के क्षेत्र में प्रभाव पुनर्जागरण काल में कला क्षेत्र में इतनी अधिक उन्नति हुई कि अनेक विद्वान इसे यूरोपीय कला कौशल का स्वर्ण युग मानते हैं। मध्य युग में कला धर्म के हाथों की कठपुतली थी।
धर्म द्वारा प्रतिपादित विषय को छेनी या तुलिका के माध्यम से प्रकट करना ही कलाकारों का उद्देश्य था। चित्रकारों के लिए रंग निश्चित थे और उनके नियमों को तोड़ना धर्म विरुद्ध समझा जाता था। संतों की गर्दन सदैव लंबी बनाई जाती थी, जिसका उद्देश्य यह प्रकट करना था कि वे मानो अपने सद्गुणों से स्वर्ग की ओर खींच रहे हो। पुनर्जागरण ने कला को धर्म के पंजे से मुक्त किया और कला में मौलिकता, सौंदर्य, सजीवता का समावेश हुआ। इस युग की कला का उद्देश्य जीवन एवं प्रकृति से तारतम्य स्थापित करना था। चित्रकला पुनर्जागरणकालीन कलाकारों ने मानवतावादी विचारों से ओतप्रोत होकर मनुष्य जीवन को महत्व दिया और अपनी कृतियों में प्रेम, वात्सल्य एवं प्रकृति को पूर्ण उत्साह से चित्रित किया। मध्यकाल में कुछ रंग निश्चित किए गए थे, किंतु पुनर्जागरणकालीन कलाकारों ने स्वच्छ रूप से विभिन्न रंगों का प्रयोग किया, इसलिए अत्यंत गहरे भड़कीले, चटकीले रंगों का भरपूर प्रयोग हुआ। मध्यकाल के चित्रों में प्रकाश और छाया का संतुलन नहीं था, अर्थात मुख्य चित्र और बैकग्राउंड में सामंजस्य नहीं होता था। अतः देखने वाले को पता ही नहीं चलता था कि मुख्य विषय वस्तु क्या है। लियोनार्दो दा विंसी ने सर्वप्रथम प्रकाश और छाया का संतुलित प्रयोग किया। मोनालिसा और द लास्ट सपर जैसे विश्व प्रसिद्ध चित्रों में यह संतुलन स्पष्ट दिखाई पड़ता है। पुनर्जागरण काल में सर्वप्रथम किनारीदार चित्र बनाए जाने लगे, अर्थात मूल चित्र के चारों ओर एक खाली किनारी रखी जाने लगी। मध्यकाल में चित्रकारों ने मनुष्य शरीर के विभिन्न अंगों का आनुपातिक चित्रण नहीं किया। कभी आंख तो कभी मुंह को आवश्यकता से अधिक बड़ा बना दिया जाता था। पुनर्जागरण काल में सर्वप्रथम मनुष्य शरीर में विभिन्न अंगों का अध्ययन हुआ और आनुपातिक चित्रण किया जाने लगा, फलतः चित्र सजीव हो उठे। मध्यकाल तक चित्र केवल रंगों को पानी में घोलकर बनाया जाता था, जो अत्यंत ही क्षणिक होते थे, थोड़ी सी नमी से नष्ट हो जाते थे। पुनर्जागरण काल में सर्वप्रथम ऑयल पेंटिंग्स का निर्माण हुआ, जो लंबे समय तक स्थायी रह सकते थे। पुनर्जागरणकालीन चित्रकला पुनर्तः मौलिक एवं नवीन चेतना से युक्त थी, क्योंकि इस पर प्राचीन यूनान अथवा रोम का प्रभाव नगण्य ही था। वस्तुतः इन सभ्यताओं के काल में चित्रकला की उन्नति उल्लेखनीय रूप से नहीं हो सकी थी तथा स्थापत्य कला की तुलना में चित्रकला शीघ्र नष्ट हो जाती थी। उपर्युक्त विशेषताओं से युक्त चित्रों का सर्वप्रथम निर्माण इटली में हुआ। फ्लोरेंस निवासी जियोटो, लियोनार्दो दा विंची, राफेल तथा माइकल एंजेलो इस काल के प्रमुख चित्रकार थे। लियोनार्दो दा विंची ने लास्ट सपर का त्रिआयामी 3D चित्रांकन किया। इस चित्र में ईसा मसीह रात्रिभोज के अवसर पर अपने साथियों के मध्य यह घोषणा कर रहे हैं कि उनमें से कोई साथी विश्वासघात करने वाला है। ईसा के चेहरे पर भाव शांत और चित्त स्थिर है, लेकिन उनके साथियों के चेहरे पर अलग अलग भाव अंकित हैं। इसी प्रकार मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान भी कला जगत की एक अमूल्य निधि है। राफेल ने मैडोना का सुकोमल चित्रांकन किया, जो अपनी सजीवता और सुंदरता के लिए विख्यात है। स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला मध्यकालीन यूरोप में स्थापत्य की गोथिक शैली प्रचलित थी, जिसमें नुकीले मेहराबों का प्रयोग किया जाता था। किंतु पुनर्जागरणकालीन नवीन चेतना से प्रभावित होकर कलाकारों ने प्राचीन रोमन व यूनानी विशेषताओं को नए तरीके से अपनाया। अब स्थापत्य में श्रृंगार सज्जा, अलंकरण, मेहराब और स्तंभों की प्रधानता होने लगी। इस काल के प्रमुख स्थापत्य कलाकार ब्रूनलेस्की, जियोबट्टी, पोलेसियो आदि थे और रोम में स्थित सेंट पीटर का गिरिजाघर स्थापत्य कला का सुंदर नमूना था। स्थापत्य कला के साथ ही मूर्तिकला का भी विकास हुआ। इस काल में जियोबट्टी, डोनातेल्लो, माइकल एंजेलो, सेलिनी आदि प्रमुख मूर्तिकार थे। माइकेल एंजेलो की डेविड तथा पियथा मूर्तिकला का अत्यंत सुंदर उदाहरण है। पियथा नामक मूर्ति बिल्कुल अपने नाम के अनुकूल है, क्योंकि उसे देखकर स्वतः ही करुणा जाग उठती है। संगीत कला इस काल में वाद्य संगीत लोकप्रिय हो गया और नए वाद्य यंत्रों का आविष्कार भी हुआ। आधुनिक ओपेरा का जन्म इस काल में हुआ था।
मध्यकाल की भद्दी एवं तीखी ध्वनि के रिबिक नामक वाद्य का स्थान वायलिन ने लिया। मास्किन, बेस तथा पैलेस्ट्रिना प्रमुख संगीतज्ञ हुए। अब धार्मिक व लौकिक संगीत का भेदभाव समाप्त हो गया। विज्ञान के क्षेत्र में प्रभाव, पुनर्जागरण की विचारधारा ने वैज्ञानिक ज्ञान के विकास को भी उत्प्रेरित किया, जिससे पाश्चात्य जगत में क्रांति आ गई। यद्यपि वैज्ञानिक खोजें अधिकांशतः 17वीं-18वीं शताब्दी में हुई, किंतु इनका बीजारोपण पुनर्जागरण काल में ही हो चुका था। मध्य युग में चर्च विज्ञान की प्रगति में सबसे बड़ा बाधक था, किंतु पुनर्जागरण चेतना के कारण चर्च की आस्था में कमी हो गई और लोग संकीर्ण विचारों को त्याग कर आधुनिक विचारों के संपर्क में आए, जिससे ज्ञान का विकास हुआ। रोजर बेकन ने प्रयोगात्मक विज्ञान को जन्म दिया। उसके प्रयासों से प्रकृति के गुप्त रहस्यों को जानने की प्रेरणा मिली। अभी तक प्रचलित यह विचारधारा कि पृथ्वी विश्व के केंद्र में है और सूर्य उसके चारों ओर घूमता है, इसे पोलैंड के कोपर्निकस ने झूठा सिद्ध कर दिया और सिद्ध किया कि पृथ्वी एक उपग्रह है जो सूर्य के चारों ओर घूमती है, किंतु पोप की आज्ञा से उसे अपना शोध कार्य बंद करना पड़ा। आगे इटली के वैज्ञानिक ब्रूनो ने जब कोपर्निकस के सिद्धांत को अनुमोदित किया तब उसे जला दिया गया। आगे इटली के ही गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार कर कोपर्निकस के ही सिद्धांत को अकाट्य सिद्ध किया। आगे इंग्लैंड के वैज्ञानिक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रतिपादित कर खगोल विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। नीदरलैंड के वेसेलियस ने शल्य चिकित्सा प्रणाली का गहरा अध्ययन किया। जर्मनी के जॉन गुटेनबर्ग ने 14वीं शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस की खोज की। 1582 में 13वें पोप ग्रेगरी ने सौर वर्ष को एकदम ठीक बनाने के लिए लीप वर्ष को समायोजित किया। इस सुधरे हुए कैलेंडर को ग्रेगरी कैलेंडर कहा जाता है, जिसे आधुनिक विश्व ने सर्वत्र अपना लिया। भौगोलिक खोजें, पुनर्जागरण चेतना द्वारा जगाई गई जिज्ञासा व साहस की भावना ने नए नए देशों की खोज करने और नए समुद्री रास्तों का पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज अफ्रीका के दक्षिणी तट पर पहुंचा, जिसे केप ऑफ गुड होप का नाम दिया गया। इसी रास्ते से होकर आगे 1498 में वास्को डिग्मा भारत पहुंचा। 1492 में कोलंबस ने नई दुनिया अमेरिका की खोज की। इन भौगोलिक खोजों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया तथा उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद का आधार तैयार किया। सामाजिक जीवन पर प्रभाव, अब समाज में व्यक्तिगत सामर्थ्य एवं योग्यता पर जोर दिया जाता था, जिससे लोगों का दृष्टिकोण वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक हुआ। लोग इहलोक पर बल देने लगे। नागरिक जीवन का महत्व बढ़ने लगा, क्योंकि धन का अर्जन व संग्रह करने वाले मध्य वर्ग का विकास हुआ। इस मध्य वर्ग ने सामाजिक विषमताओं पर गौर किया और कुलीन वर्गों के विशेषाधिकारों के विरोध में आवाज उठाई। फलतः समाज में तनाव बढ़ने लगा। सामाजिक संस्थाओं और मूल्यों में मौलिक परिवर्तन होने लगा। धार्मिक जीवन पर प्रभाव, पुनर्जागरण का मानव हर चीज को तर्क की कसौटी पर कसता था। फलत अंधविश्वास, आस्था, पादरी वर्ग के जीवन एवं धर्म की आलोचनात्मक व्याख्या होने लगी। जीवन पर से धर्म की पकड़ ढीली हुई। दांते, इरास्मस आदि ने चर्च व्यवस्था में परिवर्तन की मांग की और आगे मार्टिन लूथर के धर्म सुधार आंदोलन की नींव इस पुनर्जागरण चेतना ने तैयार कर दी। राजनीतिक जीवन पर प्रभाव, पुनर्जागरण के परिणामस्वरूप राजनीतिक दृष्टि से यूरोप में सामंतवाद का पतन हुआ तथा शक्तिशाली राष्ट्रों का उदय हुआ। राजनीतिक कार्यों में पोप का हस्तक्षेप अनुचित बताया गया। मैकियावेली ने द प्रिंस नामक पुस्तक में आधुनिक राज व्यवस्था के चिंतन की शुरुआत की। इस प्रकार पुनर्जागरण की अभिव्यक्ति जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत स्पष्ट रूप से हुई। मनुष्य के दृष्टिकोण में जो परिवर्तन आया वह राजनीति से बाजार और बाजार से व्यक्ति के अपने जीवन तक हर जगह दिखाई पड़ने लगा। पुनर्जागरण के फलस्वरूप यूरोप के निवासियों में राष्ट्रीयता की भावना का संचार हुआ। अपने अपने राष्ट्र के प्रति अद्भुत प्रेम पैदा होने लगा। देशी भाषाओं की उन्नति के कारण इस प्रक्रिया में बड़ी सहायता मिली।
पुनर्जागरण के संबंध में कतिपय विवाद। कुस्तुनतुनिया की पराजय 1453 ईसा से पूर्व ही यूनानी विद्वानों का यूरोप में प्रवेश हो चुका था। अतः तुर्की के हाथों कुस्तुनतुनिया के पतन की तिथि से यूरोप में पुनर्जागरण के आरंभ का मानना उचित नहीं है। वस्तुतः मार्सेल, क्राइसोलरेस जैसे बेजेंटियाई विद्वानों ने इटली के विद्वानों के आग्रह पर 1453 से पूर्व ही रोम और फ्लोरेंस में जाकर अपने विचार प्रकट किए थे। ग्वारेनो द वेरोनो नामक इटालियन विद्वान कुस्तुनतुनिया से 1409 ई में स्वदेश इटली लौटते हुए सैकड़ों यूनानी तथा लैटिन पांडुलिपियां अपने साथ ले आया था। इतना ही नहीं, इटली में मानववादी अकादमी की स्थापना भी 1453 के पूर्व हो चुकी थी। इस प्रकार इटली के लोग कुस्तुनतुनिया के पतन से पूर्व ही यूनानी साहित्य से परिचय प्राप्त कर चुके थे।